हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने ह्यूमन बींग्स के सभी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स कवर किए। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा एंड इन लास्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बॉडी में प्रेजेंट मसल्स और बोन्स यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी की। अब हमें इस चैप्टर में इन सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है हमारी बॉडी की, दैट इज ब्रेन अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स का नेटवर्क निकलता है उसको डिटेल में समझना है कि भाई ये जो हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन है, नर्व्स हैं, ये सब क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, प्लस ये कैसे काम करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी। ठीक है, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो यू नो इस चैप्टर में, ये चैप्टर काफी लेंदी चैप्टर हुआ करता था बच्चों, बट अब सीबीएसई ने भी, एनसीईआरटी ने भी और एनटीए ने भी इस चैप्टर में से लास्ट के 3 टॉपिक्स हटा दिए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आपको नहीं पढ़ना, यानी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी उसी में पढ़ना होता था, वो भी हट गया। प्लस सेंस ऑर्गन्स में जो आई और ईयर का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता था, जिससे कि बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में क्वेश्चंस आते थे, बट अब वो सिलेबस से ही हट गया है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ना तो आपको अपने 11th क्लास के लिए पढ़ना है और ना ही नीट के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस चैप्टर का 50% वेटेज खत्म हो गया, मतलब 50% ये चैप्टर ही कम हो गया है। आपको सिर्फ इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ना है, एक तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उनकी वर्किंग के बारे में, और लास्ट में ब्रेन का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में दिया है, दैट ऑल यू हैव टू स्टडी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। जैसे ऐसा नहीं सोचना है आपको कि नर्वस सिस्टम का मतलब ओनली ब्रेन, नो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सबसे निकलने वाली नर्व्स, ये सब मिलकर हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है। ओके, देखिए एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में क्या दिया है इंट्रोडक्शन में, as you know the functions of the organ or organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis। ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने, कई जगह लिखा आता है। you know what is the meaning? homeostasis का मतलब होता है कि बॉडी के सिस्टम्स हमेशा एक प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक तरीके से काम करें, दैट इज सिंपली कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इज द प्रोसेस इन थ्रू विच 2 or more organs interact with each other and complement the functions of each other। कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब हुआ भाई, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाया, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त क्या सिर्फ हमारी मसल्स ही काम कर रही होती है क्या? तुम खुद बताओ। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स तो काम कर ही रही हैं, और वो स्केलेटल मसल्स जिन बोन्स से जुड़ी हैं वो भी काम कर रही हैं, लगातार नर्वस सिस्टम के सिग्नल जा रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। प्लस आपने फील किया होगा एक्सरसाइज करते वक्त हमारी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट थोड़ी बढ़ जाती है, प्लस स्वेटिंग होने लगती है। तो ये सारे सिस्टम्स को कैसे पता चला, ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें, जिससे आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करते वक्त जो ऑक्सीजन अवेलेबल करवानी है, जो एनर्जी अवेलेबल करवानी है, वो इन सब चीजों से हो जाएगी। तो ये सब चीजों को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है आपकी बॉडी में, कैसे उसी टाइम पर सारे ऑर्गन्स को सिग्नल जा रहा है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। ओके, सो व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased, which necessitate an increase in the rate of respiration, increase in the heartbeat and increase in the blood flow via blood vessels। जब उस organ तक proper blood पहुंचेगा तभी तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, सो इसी तरह जैसे ही हम एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देते हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज, चाहे वो नर्व्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, they gradually return to their normal conditions। okay, thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise। और ये काम कौन करता है हमारी बॉडी में, you know that is nervous system। बट अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में न्यूरल कंट्रोल तो है ही बच्चों, न्यूरल कंट्रोल के साथ साथ हमारी बॉडी में एक केमिकल कंट्रोल भी प्रेजेंट होता है। यानी जो न्यूरॉन्स है ना वो तो हमें सिग्नल दे ही रही हैं, प्लस हॉर्मोन्स का काम भी है कि सेल्स को सिग्नल दे और उनको कंटिन्यूअसली वर्क करवाएं। मतलब 2 तरह का कंट्रोल क्यों दिया नेचर ने हमें, तुम सोचो। जब हमारे पास न्यूरल कंट्रोल था ऑलरेडी तो केमिकल कंट्रोल एडिशनली क्यों बनाया? हालांकि इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा समझाती हूं मैं कि न्यूरॉन्स जो है ना वो हमारी सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ना, क्योंकि न्यूरॉन्स लंबे होते हैं,
उनके जो साइटॉन है उससे जो एक्सॉन निकलता है वो बहुत कई फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। तो वो हर सेल तक डायरेक्ट पहुंचता है। वो अगर उसको किसी भी सेल को कोई मैसेज देना है, मसल को, ग्लैंड को, तो वहां पर न्यूरॉन की एंडिंग के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो नेचर ने वैसे तो पूरी कोशिश की है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो नर्व्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, लेकिन फिर भी जैसे डेंस ऑर्गन्स हैं या बहुत सारी सेल्स इंटरनली हैं, वहां तक हर सेल तक न्यूरॉन टच करे ये जरूरी नहीं है। कई बार कुछ सेल्स होती हैं जिनको डायरेक्टली नर्व सप्लाई नहीं होती, तो फिर उन सेल्स को मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए नेचर ने क्या किया, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बना दिया। हमारी बॉडी में जगह जगह एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना दी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तरह तरह के हार्मोन्स बना दिए। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन को डाल देती हैं ब्लड में, लेकिन ये भी तब डालती है जब न्यूरॉन से सिग्नल आते हैं, ठीक है। और ब्लड तो आपको पता है हर सेल तक पहुंचेगा। जब हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ब्लड जब कैपिलरीज से गुजरता है तो कैपिलरीज में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उनसे प्लाज्मा लीक करके जो चारों तरफ स्पेस होता है सेल्स के, थोड़ा भी स्पेस है उसमें आ जाता है, जिसे आप कहते हो टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड अगर हर सेल तक पहुंच रहा है तो हार्मोन भी पहुंच जाएगा, और हार्मोन क्या करेगा, सेल को मैसेज दे देगा कि भाई अब इस सेल को क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने नर्वस सिस्टम बनाया कि जिन सेल्स तक नर्व नहीं पहुंच सकती, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम बनाया कि जिन सेल तक नर्व नहीं पहुंच सकती उन सेल तक हार्मोन पहुंच जाए। और दूसरा कारण, नर्व से जो मैसेज जाते हैं ना वो बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, प्लस शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन को फिर से उस मैसेज को खत्म करके नया मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार होना होता है। तो और उसमें ये पूरा प्रोसेस में कहीं ना कहीं एनर्जी भी खर्च होती है। तो बार बार अगर मान लो आपने फूड खाया और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अब डाइजेशन करना है, उसमें लगते हैं 4-5 घंटे एक बार के मील को डाइजेस्ट करने में, तो हर बार न्यूरॉन बार बार 4-5 घंटे तक थोड़ी ना सिग्नल्स देती रहेगी। तो न्यूरॉन क्या करती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल दे देती है, वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, हॉर्मोन्स दूसरे सेल्स को सिग्नल देकर एंजाइम सिक्रीट करवाते हैं। तो हार्मोन क्या करेगा, सेल को सिग्नल दे देगा, और एक बार अगर हार्मोन किसी सेल पर जुड़ गया तो जब तक वो जुड़ा रहेगा तब तक सेल कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहेगी। यहाँ पे नर्व्स की तरह नहीं है कि बार बार सिग्नल भेजो, एक बार हार्मोन रिलीज हुआ अपनी जगह पर पहुंच गया, जब तक हार्मोन सेल से जुड़ा रहेगा तब तक वो सेल एक्टिव रहेगी। तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करने में भी हार्मोन्स हमारी बॉडी की मदद करते हैं। तो इसलिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज केमिकल कंट्रोल। बट डू रिमेंबर, केमिकल कंट्रोल न्यूरल कंट्रोल का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर न्यूरल कंट्रोल किसी वजह से डैमेज हो गया तो एंडोक्राइन कंट्रोल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी अल्टीमेटली सिग्नल कौन दे रहा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो दीज 2 systems jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. Okay. द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड, अभी बताया मैंने, नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी सेल से फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। वाइल एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स। ग्लैंड अपने टारगेट ऑर्गन से सीधा कनेक्टेड नहीं है, जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड ने थायराइड हार्मोन बनाया तो वो सीधा डक्ट के थ्रू थोड़ी ना ग्लैंड उसको सेल्स को पहुंचा रही है, उसने तो बस ब्लड में डाल दिया, ब्लड के थ्रू वो हार्मोन्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वैसे तो देखो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, फिर हार्मोन को कैसे पता चलता है कि मुझे किस सेल पे काम करना है, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि हर हार्मोन का अपना एक रिसेप्टर होता है। जैसे कोई भी सेल होती है ना, तो जनरली सेल की सरफेस पर कुछ डोरबेल्स लगी रहती हैं, कुछ रिसेप्टर्स बने रहते हैं, तो वो जैसे ही हार्मोन का मॉलिक्यूल आता है इनके बीच में लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, तो कोई भी हार्मोन सिर्फ वहीं पर काम करेगा जहां पर उसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हार्मोन को पता चल जाता है कि भाई मुझे कहां कहां काम करना है। क्लियर। नाउ आगे क्या लिखा है इन दिस चैप्टर, यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बाय न्यूरॉन एज वेल एज बाय सिनेप्स। ये सब चीजें वी हैव टू स्टडी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम से। The neural system of all animals is composed of highly specialized cell called neuron. You all know कि हमारा जो nervous system है उसकी जो structural unit है वो क्या है, neuron, structural as well as functional. But आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे nervous system में neurons अकेली cells नहीं है, ऐसा नहीं है कि neuron के अलावा कोई और cell ही नहीं है। Even nervous system जो है वो 2 तरह की cells का बना है,
एक तो न्यूरॉन्स हो ही गए जो मैसेज को रिसीव करेंगे, इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे, जो भी मैसेज कंडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है वो तो सब न्यूरॉन्स ही करेंगे। बट न्यूरॉन्स के अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में एक और टाइप की सेल्स होती हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। और इनका भी लगभग 50% वॉल्यूम होता है। यूं समझ लो हमारे नर्वस सिस्टम में 50% न्यूरॉन है, बल्कि एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में लिखा है मोर देन 50% न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। ठीक है, मोर देन 50% न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। क्या है भाई ये न्यूरोग्लियल सेल? ये कोई एक्साइटेबल सेल नहीं है, इनका काम मैसेज को रिसीव करना, इधर से उधर पहुंचाना, ये बिल्कुल नहीं है। न्यूरोग्लियल सेल्स जस्ट क्या करती हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग का मतलब जैसे आप पढ़ोगे अभी नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाने के लिए एक श्वान सेल्स होती हैं, तो वो एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल हुई। जैसे हमारे हर ऑर्गन में मैक्रोफेजेस होती है ना पैथोजेंस को एनगल्फ करने के लिए, वैसे ही नर्वस सिस्टम में भी कुछ मैक्रोफेजेस होती हैं जिनको माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, वो भी एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने तुमको कहा श्वान सेल्स हो गई। ठीक है, श्वान सेल्स के अलावा एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बताऊंगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक अभी मैंने बताया मैक्रोफेजेस, माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, स्टार शेप्ड सेल्स, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। मतलब डिटेल में नहीं जाना हमें किसी के भी, बट जस्ट ये ध्यान रखना है कि यस नर्वस सिस्टम में भी और टाइप की सेल्स हैं, बट ये सारी ही सेल्स नॉन एक्साइटेबल हैं, इनमें कोई मैसेज का कंडक्शन नहीं होगा। दे आर ओनली फॉर द सपोर्टिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रही है, कुछ एडिशनल फंक्शंस कर रही है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का क्या नेचर है बच्चों? आपको पता है न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट द स्टिमुलाई, रिसीव द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलाई। उसको डिटेक्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और फिर ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, आपको पता है ट्रांसमिशन के बेसिस पर अगर कोई न्यूरॉन मैसेज को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ भेज रहा है तो सेंसरी, और अगर सीएनएस से ऑर्गन की तरफ ला रहा है तो मोटर। ओके, नाउ द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑल ओवर एनिमल किंगडम की बात करें तो आपको ध्यान है सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल टाइप का नर्व नेट किस फाइलम में बना था? सीलेंट्रेटा में। स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। सिंपली पूरी बॉडी में बस नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, कोई ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं होती वहां पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो जब इंसेक्ट्स बने तो इंसेक्ट्स में आप पढ़ते हैं, कॉकरोच में आप पढ़ते हैं कि भाई ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, चाहे उसके पास हमारे जैसे सोचने समझने की ताकत नहीं है, बट यस वो अपनी बॉडी को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है। तो कॉकरोचेस में, इंसेक्ट्स में ब्रेन इवॉल्व हुआ। ठीक है, अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ये गैंग्लिया वर्ड बहुत आता है ना, एनिमल किंगडम में भी जगह जगह आया था, इस चैप्टर में भी लिख रहा है। अभी हम एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद कि गैंग्लिया क्या होता है। ठीक है, पर पहले हम पढ़ लें फिर हम उस चीज पे भी जाएंगे। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, है ना, इंसेक्ट्स के बाद, पहले तो इनवर्टिब्रेट में ही इंसेक्ट्स के बाद मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सब में नर्वस सिस्टम है। वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, जिसमें भी अगर हम मैमल्स की बात करें तो वी हैव मोस्ट एडवांस ब्रेन, जिसमें सोचने समझने, डिसीजन लेने और भी कई सारी तरह की चीजें कैपेसिटी है। ठीक है, नाउ अब हमें सीधा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम यू नो दो पार्ट्स हैं, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है? हमारा ब्रेन और ब्रेन की पूंछ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है ब्रेन से बच्चों, ब्रेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे एनिमल की टेल होती है, ऐसे ब्रेन की टेल को ही आप क्या कहते हो? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो सीएनएस है ये क्या करता है? दिस इज द साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जैसे कंप्यूटर में उसकी पूरी जो प्रोसेसिंग है, कंट्रोल है, वो किसके हाथ में होती है? सीपीयू। अगर सीपीयू खराब तो आपका पीसी की स्क्रीन कोई काम की नहीं है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो सीपीयू है हमारा, वो कौन है? सीएनएस, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसमें भी दोनों में और इंपॉर्टेंस देनी है तो ब्रेन को। ठीक है, and what is PNS? PNS comprises all the nerves of the body associated with the CNS. इसका क्या मतलब है
कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, अभी दिखाया था मैंने आपको, उसमें स्पाइनल कॉर्ड से भी खूब सारी ब्रांच निकलती है, मतलब नर्व्स निकलती है, और ब्रेन से भी निकलती हैं। अच्छा, ब्रेन से ऐसे नहीं निकलती, ब्रेन में ना आप पढ़ोगे आगे कि जैसे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन स्टेम होता है एक, उसके थ्रू बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ब्रेन से डायरेक्टली नर्व्स निकलती हैं हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के लिए। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स होती हैं बच्चों, एक तो क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स है ना, ठीक है, इनमें हमको ये देखना है कि ये नर्व्स, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन। नर्व्स दो तरह की हो गई, कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, जो कि ह्यूमन बींग्स में बता देती हूं आपको 12 पेयर है, 12 पेयर, और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर है, सारी नर्व्स पेयर्ड है, 31 पेयर है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द मैसेज कंडक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में मैसेज को भेज रहे हैं, तो उसके बेस पर ये सारी नर्व्स फिर से दो तरह की हैं, कौन कौन सी? एफेरेंट फाइबर्स यानी कि सेंसरी, और इफेरेंट फाइबर्स यानी कि मोटर। जैसे उसमें था ना किडनी में एफेरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ ले जा रहे हैं, तो एफेरेंट फाइबर्स जो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ला रहे हैं, और इफेरेंट जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ऑर्गन्स की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एफेरेंट नर्व फाइबर किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं? फ्रॉम टिश्यू टू द सीएनएस, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना इनका डायरेक्शन क्या है काम करने का। फ्रॉम सेंसरी है ना, ये मैसेज लाएंगे तो टिश्यू से सीएनएस की तरफ, और मोटर में क्या डायरेक्शन होता है, जस्ट उल्टा कर दो, सीएनएस से टिश्यू की तरफ। सीएनएस मतलब ब्रेन भी आ गया, स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया उसमें, ओके। इफेरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न्ड टिश्यू। क्लियर? तो ये दोनों तरह का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया नर्व्स का। नाउ अब ये जो नर्व्स है ना, हमारी जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये सब नर्व्स किसको इनर्वेट कर रही हैं? या तो ये हमारी किसी वॉलंटरी ऑर्गन में जा रही है, या ये हमारी वॉलंटरी मसल्स में जा रही हैं, या फिर ये हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में जा रही हैं। उसके बेसिस पे फिर से इन नर्व्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता कि यार ये बार बार क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हैं, ओके। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जिसमें क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, ये किसको इनर्वेट कर रही हैं, उसके बेसिस पर ये फिर दो तरह का है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी अगर हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो है दो तरह का, पहले उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में सिंपली दो ही स्ट्रक्चर आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आती हैं ऑल द नर्व्स, ठीक है ना। अब इन नर्व्स को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों। जब हमने बेस्ड ऑन ओरिजिन किया तो क्या हुआ, अभी बताया मैंने आपको, बेस्ड ऑन ओरिजिन नर्व्स दो तरह की हो गई, क्रेनियल एंड स्पाइनल। फिर हमने बेस्ड ऑन कंडक्शन देखा कि इंपल्स कंडक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो उसके बेस पे हमने कहा सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी को बोलते हैं एफेरेंट, मोटर को बोलते हैं इफेरेंट। और जब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन इनर्वेशन कि ये नर्व्स कहाँ जाकर इनर्वेट हो रही हैं, कौन से ऑर्गन्स में हो रही हैं, तो उसके बेसिस पर हमने फिर से दो टाइप्स कर दिए। एक बोल दिया सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्व्स, और दूसरे हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनॉमिक नर्व्स। क्या ध्यान रखना है आपको? देखो, ऑटोनॉमिक मतलब किसी चीज का ऑटोनॉमसली काम करना। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मसल्स में भी मैंने आपको बोला था कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, जब भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, चल रहे हैं, सोच समझ के मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो ये चीजों पर हमारे ब्रेन का वॉलंटरी कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स हैं, या लिवर है, या यूरिनरी ब्लैडर है, इसको हम सोच सोच के थोड़ी ना बोलते हैं कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। इनमें तो ऑटोनॉमसली वर्क चलता रहता है, ब्रेन का जो इनवॉलंटरी सेंटर है वो इनको सिग्नल्स देता रहता है।
तो नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करेगा हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स कह लो चाहे मसल्स कह लो, भाई ऑर्गन्स इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ विसरल ऑर्गन्स ऐसे भी तो है ना जिनमें मसल नहीं है, जैसे लिवर है, तो वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट होगा। क्लियर। और जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको सप्लाई करेगा, वो किसको सप्लाई करेगा, वॉलंटरी मसल्स को। इट सप्लाई वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं ना, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस मतलब वही, यही सारी जो नर्व्स हैं वो किसमें जाकर इनर्वेट हुई हैं उसके बेसिस पर हमने उनको अगेन दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया। अगर वो नर्व्स हमारी वॉलंटरी मसल्स को सिग्नल दे रही हैं तो वो क्या हो गई, सोमैटिक नर्व्स, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाएंगी। अगर वो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स को सिग्नल दे रही हैं तो वो हो गई हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स है ना बच्चों, उसमें भी नेचर ने क्या किया है, मान लो हार्ट को नर्व से सिग्नल देने हैं तो एक नर्व सिग्नल नहीं देगी, हार्ट को दो नर्व सिग्नल देंगी। एक हार्ट बीट को बढ़ाएगी तो दूसरी कम करेगी। या मान लो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, तो ब्रोंकस को भी दो नर्व सिग्नल देगी, एक ब्रोंकस को डायलेट करेगी, एक कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी। प्यूपिल को एक डायलेट करेगी, एक कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी। तो जितनी भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो नर्व दो तरह की हैं, या तो वो उस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रही हैं या वो उस ऑर्गन को रिलैक्स कर रही हैं। तो उसके बेसिस पर एएनएस को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है, एस फॉर सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक जनरली बॉडी को रिलैक्स करता है। ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जीआईटी पढ़ेंगे हम, चैप्टर के है नहीं आपकी बुक में इनके बारे में बिल्कुल भी डिटेल, बट थोड़ा सा मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा के ना इसके बारे में आइडिया दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इसके फंक्शंस पे मत जाओ, अभी तो आप ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। अगर ये बढ़ाएगा तो ये कम करेगा, हो सकता है कहीं कहीं पर ये बढ़ा दे तो ये कम कर देगा। ठीक है, बट यस जितनी भी ऑर्गन्स को ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई हो रही है, हर ऑर्गन को दो दो नर्व्स मिलेंगी, एक बढ़ाने के लिए, एक कम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम बनता है। तो यहाँ क्या लिखा है देखना कि सोमैटिक नर्व्स क्या करती हैं, दे रिले इम्पल्सेस, रिले यानी प्रोवाइड, दे प्रोवाइड इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस to the skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to the involuntary organs as well as involuntary muscles. ठीक है, clear? This system is further divided into sympathetic as well as parasympathetic, जिसके बारे में NCERT में कहीं कुछ नहीं दिया, but I will tell you at the end. Okay? ये क्या लिखा है भाई, ये इससे मतलब पुरानी से पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ नहीं था, तो ये नया ऐड हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है। विसरल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है भाई, देखो विसरल नर्वस सिस्टम नाम से लग रहा है कि शायद हम कुछ विसरल ऑर्गन से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। एक बार एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्या लिखा है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पीएनएस, पीएनएस का ही पार्ट है, दैट कॉम्प्राइजेस the whole complex of nerves, fibers, ganglia and the plexus by which impulses travel from CNS to the viscera and from the viscera to the CNS. क्या फर्क, क्या मतलब समझ में आया इससे देखना। हम कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन इनर्वेशन हमने दो टाइप में डिवाइड किया, कि अगर वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम तक जा रही है, मतलब स्केलेटल मसल्स तक जा रही है तो सोमैटिक, इनवॉलंटरी मसल्स में जा रही है तो ऑटोनॉमिक। तो ये तो हम कह रहे हैं जा रही है फ्रॉम द सीएनएस टू द ऑर्गन्स, लेकिन इनमें मतलब एक तरह से इन दोनों में हमने सिर्फ मोटर नर्व्स का ही तो जिक्र किया ना, सेंसरी नर्व्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं तो उसमें भी मोटर नर्व्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं तो उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोटर नर्व्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द सीएनएस टू दिस ऑर्गन, फ्रॉम द सीएनएस टू दिस ऑर्गन। तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी नर्व्स हैं उनको कहाँ रखेंगे, तो इसलिए इनके साथ अगर हम सेंसरी नर्व्स को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है,
तो आप उस पूरे को मिलाकर बोल देते हो विसरल नर्वस सिस्टम। यानी कुछ बुक्स तो ऐसा कहती हैं कि ये ही एक तरीके से और क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, उसमें भी एक बात ध्यान रखना बच्चों, उसमें आप है ना, यहाँ पर इन्होंने लिखा है विसरा, और विसरा वर्ड हम किसके रेफरेंस में यूज करते हैं, इन हमारे जो इनवॉलंटरी जो विसरल ऑर्गन्स हैं। तो आप एसएनएस को मत इंक्लूड करो इतना ज्यादा इसमें। विसरल नर्वस सिस्टम में मेनली एएनएस को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें मोटर नर्व्स तो आ ही रही हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो, पैरासिम्पैथेटिक हो, प्लस रिसीव करने के लिए सेंसरी नर्व्स भी आएंगी। तो कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि एएनएस इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ आपने मोटर नर्व्स को पढ़ा, और अगर आप बोल रहे हो विसरल नर्वस सिस्टम तो वहां सेंसरी को भी इंक्लूड कर लिया। क्योंकि देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि विसरल नर्वस सिस्टम में वो सभी नर्व्स आती हैं जो इंपल्सेस को सीएनएस से विसरा में ले जाएं या विसरा से सीएनएस में लाएं। ठीक है, और ये क्या टर्म्स लिखी हैं भाई, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लीक्सस। तो गैंग्लिया तो मैं आपको आगे बताऊंगी, और प्लीक्सस भी सिंपली ना आपको अभी तो नहीं पढ़ने, एमबीबीएस में पढ़ने होते हैं हमारे ना, अलग अलग जगह बहुत कॉम्प्लेक्स से न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, जाल होते हैं, उनको बोलते हैं प्लीक्सस। ठीक है, बट आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, जस्ट एक वर्ड है यहाँ पर, अगर नीट में डेफिनेशन में आए कि विसरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड चीजें ही हैं, बस इनका बेसिस अलग अलग है, जिसके बेसिस पर ये सारे क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं। डन, अच्छी तरह से समझ आ गया यहाँ तक की चीजें आप लोगों को। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पर, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, देखते हैं भाई न्यूरॉन क्या है। ऊपर हेडिंग में ही लिख दिया है, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, चाहे से आप न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल बोलते हो, बट है फिर भी वो माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, तीन चीजें होती हैं क्या न्यूरॉन में, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। देखो जरा इधर, ये डायग्राम है, 9 से बनाते आए हो, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम होता था, है ना। तो इस डायग्राम में ये जो आपको मेन चीज दिख रही है, ये तो जैसे नॉर्मल किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जीबी, साइटोप्लाज्म, वो सब होगा न्यूरॉन में भी। तो ये तो न्यूरॉन का मेन सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया, मेन मेटाबॉलिक सेंटर हो गया, जहां सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेंगी। ठीक है, अब मैसेजेस को रिसीव करने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए इस सेल से बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकाल दिए गए हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, इनको तो कहते हैं डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा प्रोजेक्शन निकलता है, कितना भी लंबा हो सकता है, इसको कहते हैं एक्सॉन। तो किसी भी न्यूरॉन में तीन चीजें हो गई, कौन कौन सी, साइटॉन जिसको कहते हैं सेल बॉडी, साइटॉन से निकलने वाले स्मॉल प्रोजेक्शंस डेंड्राइट, और एक लंबा सा प्रोजेक्शन एक्सॉन। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है भाई, ये जो सेल बॉडी है इसमें जैसा मैंने आपको कहा किसी भी नॉर्मल सेल में होता है, न्यूक्लियस वगैरह सब होगा, सिर्फ एक चीज ऐसी है बच्चों जो इस न्यूरॉन में नहीं होती, एनिमल सेल्स में है बट इसमें नहीं है। तो आप ध्यान रखना वो चीज क्या है, यहाँ पे लिख देंगे साइटॉन, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। ध्यान है एनिमल सेल में सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का फंक्शन भी पढ़ा था हमने, जब सेल डिवाइड होती है तो सेंट्रियोल दो पोल बनाता है, फिर स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। तो वो सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में नॉर्मली होता है, प्लांट सेल्स में तो होता ही नहीं है, एनिमल सेल में तो होता है ना, वो न्यूरॉन्स में नहीं होता। एंड दिस इज द रीजन न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। बोलते हो ना आप कि अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो जाए या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हील नहीं होते इजीली, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स रीजनरेट ही नहीं कर सकते बच्चों। हमारी बॉडी में जितने भी मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं ना, वो सब एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान बन जाते हैं, स्टेम सेल्स होती हैं उनसे न्यूरॉन बनते रहते हैं, पर न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होता। इस वजह से आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में न्यू न्यूरॉन्स ऐड नहीं होंगे, जितने भी न्यूरॉन्स बनाने हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनेंगे, स्टेम सेल ही उनको बनाएगी। और यही कारण है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा हर ऑर्गन ग्रो करता है, बट हमारी याददाश्त कंपैरेटिवली कमजोर होती है। सबसे तेज याददाश्त होती है बच्चों की, मतलब जब उनमें समझ आ जाए, बाकी तो बच्चे जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, है ना। लेकिन जैसे अब 5 ईयर की एज के बच्चे को देखो, बोलते हैं ना कि उस समय बच्चों की स्कूलिंग बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब उनकी मैक्सिमम मेमोरी है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे अब आप लोग हो तो उतनी चीजें याद नहीं रहती जितनी पहले रहती थी, फिर और बड़े हो जाए, हमारी स्टेज में आ जाएंगे, थोड़ी सी और कमजोर होगी, और एकदम एल्डर्स की आप देखोगे तो उनको छोटी छोटी चीजें भी याद नहीं रहती। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स रीजनरेट ही नहीं कर रहे, न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं कर रहे, और सेल्स हैं तो खत्म तो होंगी, इमॉर्टल तो है नहीं। तो न्यूरॉन्स का नंबर
हमारी बॉडी में एज बढ़ने के साथ साथ कम होता है, नए न्यूरॉन्स बन नहीं रहे, दैट्स वाई। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं डिवाइड होते? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। तो आप लिख देना साइटोन में एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, हेंस न्यूरॉन्स कांट डिवाइड। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जीबी, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सिर्फ सेंट्रियोल न्यूरॉन्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स कब बनते हैं? न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन कब होता है? न्यूरॉन्स फॉर्म इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट आप लोगों को? नाउ न्यूरॉन जो सेल है, इसकी जो सेल बॉडी है, इसमें कुछ स्पेशल चीज भी होती है क्या जो बाकी सेल्स में नहीं है? यस, न्यूरॉन्स में एक बहुत ही स्पेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, जिनको कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ये रेड रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, दीज आर द निसल, साइंटिस्ट के नाम पर निसल्स ग्रेन्यूल। और इन्हीं निसल्स ग्रेन्यूल्स का एक और नाम है आरएनपी, फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। एक्चुअली में ये है ना इस सेल के राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, जो कि क्या करेंगी? प्रोटीन्स बनाएंगी। तो दीज आर कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल, दे आर वेरी अबंडेंट इन अमाउंट। ठीक है, बट देखो ये जो रेड डॉट है ये इन्होंने साइटोन में बनाए हैं, डेंड्राइट में भी बनाए हैं, बट एक्सॉन में नहीं बनाए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन? तो डू रिमेंबर एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं। ठीक है, तो आप लिख देना निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन। ठीक है, क्लियर? काम बता दिया मैंने इनका कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक चीज और बता देती हूँ, जैसे हमने पढ़ा ना मसल्स में वो पढ़े थे हमने मायोफाइब्रिल्स, वैसे ही न्यूरॉन्स में भी पूरे न्यूरॉन में छोटे 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 फिलामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। ये पिंक कलर से बना देती हूँ, पूरे में, ये एक्सॉन में भी होते हैं। ये जस्ट न्यूरॉन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द न्यूरोफाइब्रिल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, बाकी किसी भी न्यूरॉन में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक नॉर्मल सेल की तरह हैं। बस 3 स्पेशल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेंट्रियोल एब्सेंट है, निसल ग्रैन्यूल साइटोन और डेंड्राइट में है, और न्यूरोफाइब्रिल्स पूरे न्यूरॉन में प्रेजेंट है टू प्रोवाइड अस एडिशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? द सेल बॉडी, साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं, कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स and certain granular bodies called Nissls granules। ठीक है, यहां पर आप लिख देना सेल ऑर्गेनल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, आप ऐड कर लेना सेंट्रियोल एब्सेंट। ओके, the short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissl granule and these are called dendrites। ठीक है, जैसे अगर आप न्यूरॉन बनाते हो तो जनरली क्या होता है, हम जब न्यूरॉन का डायग्राम जल्दीबाजी में बनाते हैं तो बस इस तरह बना देते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर ऐसे अलग से प्रोजेक्शंस बना देते हैं, बट ये कोई अलग से बाहर से प्रोजेक्शन नहीं है बच्चों, बल्कि ये जो है ये कैसे बने हैं? ये न्यूरॉन मतलब जो साइटोन वाला पार्ट है उसी के प्रोजेक्शंस हैं, उसी ने फिर ऐसे ब्रांचिंग कर रखी है, रिपीटेडली बार बार ब्रांच हो रखा है ये पार्ट। ठीक है ना, फिर कहीं ना कहीं जाकर इसको बंद कर दो। समझ गए बात आप लोग? तो ये जो आप प्रोजेक्शंस बनाते हो इसमें भी तो वही चीजें आएंगी जो सेल में है, वही साइटोप्लाज्म वगैरह सब चीजें होंगी इसमें भी। तो डेंड्राइट्स का नेचर क्या है? डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। क्लियर? ब्रांच रिपीटेडली। क्या काम है इन डेंड्राइट्स का? क्यों ये ऐसे चारों तरफ इतना बड़ा नेटवर्क दिया है? क्योंकि न्यूरॉन्स हैं एक्साइटेबल सेल, न्यूरॉन को कहीं से भी स्टिमुलस रिसीव करना है, तो इसलिए साइटोन के प्रोजेक्शंस निकाल दिए, कहीं से भी स्टिमुलस आएगा तुरंत ये डेंड्राइट स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट? हाईलाइट कर लो, दे ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी इंपल्सेस को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ भेजना किसका काम है? डेंड्राइट्स का। ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मान लो ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है, और ये स्टिमुलस को रिसीव करके इस तरफ भेजे, नेवर। हमेशा डेंड्राइट्स ही स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे, और सेल बॉडी उसको जो भी करना है उसके बाद एक्सॉन के थ्रू इस इंपल्स को आगे बढ़ाएगी। ये हमेशा इसी यूनिडायरेक्शनल मैनर में इंपल्स आगे बढ़ती है।
ओके किसके, तो व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। एक्सॉन तो एक सीधा फाइबर है, बट इसका जो सबसे लास्ट डिस्टल एंड है वो अगेन हाईली ब्रांच्ड होता है। ओके एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेप्टिक नॉब। यानी अगर ये एक्सॉन आ रहा है तो एक्सॉन में इस तरह की आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी, इसकी भी फिर हो सकता है और फर्दर ब्रांचेस हो, और हर ब्रांच के लास्ट में आपको एक इस तरह की नॉब, एक बटन जैसा सोलन स्ट्रक्चर मिलेगा। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके इन सिनेप्टिक नॉब्स में हमने मसल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनमें भरे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं जिससे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को चला जाए, इसलिए इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है बच्चों? सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम सिनेप्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक, एक्सॉन का क्या काम है इसको भी हाईलाइट करो। जैसे डेंड्राइट क्या कर रहा था? टुवर्ड सेल बॉडी भेज रहा था, एक्सॉन अवे सेल बॉडी ले जाएगा, तो इट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये दोनों पॉइंट्स पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और फिर ये एक्सॉन उस मैसेज को किसको दे देगा? अगले न्यूरॉन को, विद द हेल्प ऑफ अ सिनेप्स। ठीक है, या हो सकता है, जरूरी नहीं है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हो, न्यूरॉन मसल से भी जुड़ा हो सकता है, तो हो सकता है ये सिग्नल किसको दे देगा? एनएमजे को, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसका दूसरा नाम याद है? भूल गए? इसका दूसरा नाम था मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, एक मोटर यूनिट अलग था, दिस इज मोटर एंड प्लेट। डन, समझ में आ गया क्या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर? तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो मेन मेन चीजें हैं वो तो हमने देख ली। अब यहां पर ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है ना बच्चों, जनरली हम जब भी न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं तो एक्सॉन बनाने के बाद ये आपको दिख रहा है पिंक कलर से, इसके दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको लिखते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और हम एक ऐसा जनरलाइजेशन बना लेते हैं कि हर न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ होगी ही होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस से यही सीखा है कि माइलिन शीथ ड्रॉ करते ही हो, क्योंकि ज्यादातर न्यूरॉन्स में होती है, इसलिए आपको लगता है कि माइलिनेटेड ही होते हैं सारे न्यूरॉन, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो दो तरह के हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स माइलिनेटेड हैं, यानी एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन की शीथ है, बट कुछ न्यूरॉन ऐसे भी हैं जिनमें ये माइलिन शीथ होती ही नहीं है, बस सिंपली एक्सॉन है। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ओके, तो अब हम जरा समझ लेते हैं एक बार कि ये माइलिन शीथ क्या है। इसी माइलिन शीथ से ये सारी टर्म्स जुड़ी हुई है, नोड ऑफ रेनवियर, श्वान सेल, ये सब इसी से रिलेटेड है। देखो समझना, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे ना तो हमें लगेगा जैसे मान लो ये एक्सॉन है, ये ऊपर से ये एक एक्सॉन जा रहा है, तो इस एक्सॉन पर हमने क्या किया, ऐसे एक कोई भी चीज की कवरिंग लगा दी, बट ये कोई ऐसे सिंगल लेयर नहीं है। ये माइलिन शीथ क्या होती है बच्चों, कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, पूरे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के आसपास जो भी जगह है वहां पर श्वान सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं श्वान सेल। ओके, कहां पर है? एक्सॉन के चारों तरफ। अब वो जो श्वान सेल्स हैं उनकी मर्जी है, हो सकता है वो माइलिन शीथ बनाए और हो सकता है ना भी बनाए। श्वान सेल तो हमेशा होगी, चाहे वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, न्यूरॉन्स के चारों तरफ श्वान सेल्स होती हैं बहुत सारी। अगर वो श्वान सेल्स एक केमिकल सिक्रीट कर रही हैं, एक लिपिड सिक्रीट कर रही हैं, और वो लिपिड देखना जरा, अगर ये येलो वाला एक्सॉन है तो आपको इसके चारों तरफ कुछ कंसेंट्रिक लेयर्स दिख रही हैं, ये माइलिन शीथ है एक्चुअली में। तो माइलिन शीथ इज नॉट अ सिंगल कवरिंग बट इट इज अ मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं हम माइलिन शीथ। कहां से आई ये माइलिन शीथ? श्वान सेल ने ही इनको सिक्रीट किया है, बट जरूरी नहीं है हमेशा करे, श्वान सेल तो हमेशा होगी, बट वो माइलिन सिक्रीट कर भी सकती है और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि वहां पर किस तरह के न्यूरॉन नेचर ने बनाए। ओके, तो माइलिन शीथ खुद किसकी बनी है? माइलिन शीथ बनी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी में लिख लेना, एनसीईआरटी में ना सिर्फ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में दे रखा है, माइलिन शीथ की डिटेल नहीं दे रखी। ठीक है, ये देखो, तो आप थोड़ा सा लिख लेना कि माइलिन शीथ क्या है। माइलिन शीथ is a concentric layers of a phospholipid। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है ना लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, वैसे ये भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, इसको स्फिंगोलिपिड भी बोल देते हैं, स्फिंगोलिपिड।
कौन सा लिपिड है ये? इसका नाम है माइलिन। What is myelin sheath? Some concentric layers of a phospholipid or sphingolipid myelin secreted by Schwann cells. किसने secrete किया इसको? Schwann cells ने in PNS. इसका क्या मतलब है भाई? जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी हैं और हमारी पीएनएस में जो नर्व्स हैं उनमें भी हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं पूरे में कैसे फैले हुए हैं वो मैं समझाऊंगी आपको बाद में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है वो। तो लेकिन आप एक चीज समझना कि जो न्यूरॉन सिर्फ सीएनएस में ही हैं, उनका एक्सॉन वगैरह सब सीएनएस में है, उनमें भी होती है माइलिन शीथ, बट वहां पर श्वान सेल्स नहीं होती। श्वान सेल सीएनएस में नहीं होती, पीएनएस में होती है। तो वहां माइलिन शीथ को किसने बनाया भाई? तो वहां पर श्वान सेल्स का रिप्लेसमेंट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये पहले बहुत कॉमनली पूछते थे, तुम्हें पुराने पीवाईक्यूज में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अब नहीं पूछते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें एडिशनली हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो माइलिन शीथ है ये सीएनएस के न्यूरॉन्स में भी मिलेगी, पीएनएस के न्यूरॉन्स में भी मिलेगी। पीएनएस में इसको बनाती हैं श्वान सेल, लेकिन सीएनएस में शीथ को बनाती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बात समझ में आ गई क्या? स्ट्रक्चर वही है माइलिन शीथ का सेम। ओके, अब एक और चीज समझना कि ये जो माइलिन शीथ की लेयर्स आपको दिख रही हैं और उसमें हमेशा जब भी आप कभी माइलिन शीथ को देखते हो तो आपको एक ब्लैक डॉट भी दिखाते हैं। ये ब्लैक डॉट लिखा है इन्होंने श्वान सेल, बट एक्चुअली इट इज द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। तो श्वान सेल कहाँ है भाई? श्वान सेल ना यहाँ पर ऐसे आपको एक अलग से नहीं दिखेगी, बल्कि क्या होता है, जो माइलिन शीथ्स के सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है ना, सबसे बाहर वाली कवरिंग, जिसको कहते हैं न्यूरीलेमा। क्या कहते हैं इसको? न्यूरीलेमा। यही एक्चुअली में श्वान सेल है। मतलब श्वान सेल का साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिखर गया, न्यूक्लियस है, और अंदर की तरफ वो लगातार माइलिन शीथ बनाती गई। ओके, तो यानी आपको देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि अगर मैंने सेक्शन लिया और सेक्शन में ये तो एक्सॉन है, ये क्या है? एक्सॉन, ठीक है। तो इस एक्सॉन को सराउंड करती हुई ऐसे कंसेंट्रिक लेयर्स होंगी जो कि माइलिन शीथ है, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी ना इसमें, वो खुद श्वान सेल का ही साइटोप्लाज्म है अलोंग विद द न्यूक्लियस। समझ गए बात? तो 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको तो कहेंगे न्यूरीलेमा, जो खुद क्या है? इट इज अ शीथ ऑफ श्वान सेल। श्वान सेल ही ऐसे पूरे में फैल गई है, एक जगह पर इकट्ठी होनी हो रखी है। ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमने व्हाइट कलर से कंसेंट्रिक लेयर्स बनाई हैं ये सब हो गई माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ ने किसको घेरा हुआ है? सेंटर में एक्सॉन। क्या मैं एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलेमा कह सकती हूँ? जैसे प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा, तो एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलेमा बोल दो, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? क्या मैं एक्सॉन के अंदर भरे साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोल सकती हूँ? बिल्कुल, साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो बस सब मिलती जुलती सी टर्म्स हैं, बस आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, ठीक। अब एक चीज और देखना, माइलिन शीथ सबको समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज नोड ऑफ रेनवियर? नोड ऑफ रेनवियर क्या है भाई? रेनवियर तो साइंटिस्ट का ही नाम है अगेन। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है? इस डायग्राम को ध्यान से देखना आप। ऐसा नहीं है कि पूरे एक्सॉन में एक ही श्वान सेल लगातार पूरे को कवर करते हुए एक माइलिन शीथ बना रही है, नहीं, अलग अलग श्वान सेल्स हैं। हर श्वान सेल जिस एरिया में है वहां पर एक माइलिन शीथ बना देगी, फिर यहाँ पर श्वान सेल है, यहाँ एक माइलिन शीथ बना देगी, यहाँ है तो यहाँ बना देगी। तो जब श्वान सेल्स अलग अलग माइलिन शीथ्स बनाती है ना, तो इन माइलिन शीथ के बीच बीच में कुछ खाली अनमाइलिनेटेड रीजन्स रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल अटैच कर दिया दोनों को, बट अगर हम एग्जैक्टली देखें, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर कितने अच्छे से दिखाया है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कि जैसे ये इन्होंने माइलिन शीथ वाला पार्ट दिखा दिया, फिर ये दोबारा माइलिन शीथ दिखा दी, फिर ये दोबारा माइलिन शीथ दिखा दी। तो ये जो माइलिन शीथ है उनके बीच बीच में कुछ अनमाइलिनेटेड रीजन्स रह गए हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं चढ़ी। दीज एक्ट एज अ नोड, और इनको देखा था रेनवियर ने, तो इनका नाम पड़ गया नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। समझ में आ गई बात? नोड ऑफ रेनवियर्स क्या होते हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हो एनसीईआरटी में, नोड ऑफ रेनवियर क्या है? नोड ऑफ रेनवियर इज द अनमाइलिनेटेड रीजन्स। सबकी इंपॉर्टेंस है, हम पढ़ेंगे आगे मैकेनिज्म में। ओके, क्लियर?
ये टर्म्स तो पहले हमने क्लियर कर ली थी। एक्सॉन की जो ब्रांचेज है उनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और हर एक्सॉन टर्मिनल एक सिनेप्टिक नॉब की फॉर्म में फूल कर एंड हो जाता है। ठीक, क्लियर, सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए न्यूरॉन से रिलेटेड। दोबारा एक बार देख लेते हैं। साइटोन, साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल, जिसकी वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते। इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, निसल्स ग्रेन्यूल जो राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, इन निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में भी तो एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा, सिर्फ इनका नाम दे रखा था, ठीक है, इनका फंक्शन नहीं दे रखा, तो आप ऐड कर लेना। ओके, देन इससे निकल रहे हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम है इंपल्स को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाना। डेंड्राइट हमेशा इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, है ना, टुवर्ड सेल बॉडी, और एक्सॉन हमेशा अवे ले जाएगा इंपल्स को सेल बॉडी से। ओके, एक्सॉन के अंदर भरा है एक्सोप्लाज्म, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलेमा। अगर एक्सोलेमा चारों तरफ से माइलिन शीथ से घिरी हुई है तो ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन हुआ, पर वो माइलिन शीथ कंटिन्यूअसली नहीं होगी बल्कि इस छोटे छोटे पार्ट्स में होगी, और उसके बीच बीच में जो अनमाइलिनेटेड रीजन होगा वो होगा नोड ऑफ रेनवियर। एक्सॉन एंड पर ब्रांच हो जाता है, हर ब्रांच का जो टर्मिनल पार्ट है वो एक नॉब की तरह फूलकर मोटा हो जाता है, जिसे आप कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, डन। नाउ इसी में आगे न्यूरॉन्स का एक क्लासिफिकेशन दिया है आपको कि न्यूरॉन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें से एक तो हम पढ़ चुके हैं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। देखो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। भाई क्योंकि माइलिन शीथ पूरे न्यूरॉन पे तो है नहीं, साइटोन या डेंड्राइट पे तो है नहीं, तो इन्होंने एक्सॉन लिख दिया। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, जिसमें से माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर किसको बोलते हैं बच्चों? एक्सॉन को। एक्सॉन नर्व का एक फाइबर ही तो है, नर्व सेल। न्यूरॉन को बोल सकते हो आप नर्व सेल या नर्व फाइबर भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली नर्व फाइबर में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सॉन की। ओके, तो दे आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल which form a myelin sheath around the axon। तो डू रिमेंबर कौन सी सेल्स माइलिन शीथ को सिक्रीट करती हैं? श्वान सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। गैप यानी यहां पर माइलिन नहीं है। ओके, कहां मिलेंगे आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको मिलेंगे स्पाइनल नर्व्स में, क्रेनियल नर्व्स में, मतलब मोस्ट ऑफ द हमारी जो नर्व्स हैं वो माइलिनेटेड ही हैं। देन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स की अगर बात करें तो देखो लिखा है इट इज एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल। यहां पर भी श्वान सेल तो है बट इट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। ओके, और ये न्यूरॉन्स आपको बच्चों कहाँ मिलेंगे? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अब ये बड़ा कंफ्यूज करता है एनसीईआरटी में कि भाई एक तरफ तो हम कह रहे हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, तो देखा जाए तो दोनों नर्व्स सेम ही तो हैं, बस बेसिस अलग अलग है। अगर ओरिजिन देख रहे हैं तो उनके नाम ये हैं, अगर इनर्वेशन देख रहे हैं तो उनके नाम ये हैं। तो मतलब दोनों ही एग्जाम्पल्स में वो ऑल ओवर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पीएनएस के जो न्यूरॉन्स हैं ना, ज्यादातर नर्व्स हैं, वो सब कैसी हैं? माइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड नर्व्स जो हैं वो आपको मिलेंगी सीएनएस में, और सीएनएस में भी ऐसा नहीं है कि सबको आप अनमाइलिनेटेड कर दो। अनमाइलिनेटेड नर्व्स जो हैं वो आपको सीएनएस में भी मिलेंगी, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है? पीएनएस के ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी मिलेंगी। तो मतलब ये बड़ा कंफ्यूज करता है। आप तो सिर्फ इतना सा याद रखो कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो भी सीएनएस में भी हैं, पीएनएस में भी हैं, और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो भी सीएनएस में भी हैं और पीएनएस में भी हैं। ठीक है, पर हाँ क्योंकि हमें एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी होती है तो एनसीईआरटी की ये लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी। भाई एनसीईआरटी ने कहा है कि माइलिनेटेड नर्व्स कहाँ है? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, और अनमाइलिनेटेड कहाँ है? ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्व। वो बात अलग है कि ये इन्हीं की ब्रांच है, इन्हीं का एक टाइप है। ओके, बट एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना बस रट लेना। मैं लॉजिकली आपको बता दिया है कि दोनों जगह सीएनएस में, पीएनएस में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में माइलिनेटेड भी हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हैं। ठीक, क्लियर? चलो, तो ये हुआ। अच्छा, तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया न्यूरॉन्स का। एक क्लासिफिकेशन ऊपर दे रखा है। क्या दे रखा है? देखना कि अगर हम नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट देखें, एक्सॉन तो हमेशा एक न्यूरॉन से एक ही निकलता है बच्चों, बट डेंड्राइट्स का नंबर वेरी करता है। उसके बेसिस पर 3 तरह के न्यूरॉन दिए हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। डायग्राम देख लो पहले आप। ये देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमने अभी अभी सीखा वो मल्टीपोलर है, जिसमें मेनी डेंड्राइट्स हैं और 1 एक्सॉन है। मेनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? हमेशा याद रखना कि हर न्यूरॉन में एक्सॉन तो होगा ही होगा,
डेंड्राइट हो सकता है एक बार को ना हो, पर एक्सॉन तो होगा ही होगा मैसेज को आगे ले जाने के लिए। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही प्रोजेक्शन है, और वो एक प्रोजेक्शन क्या है, वो एक प्रोजेक्शन है एक्सॉन। तो यहाँ पर 1 एक्सॉन एंड नो डेंड्राइट्स। और ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ना, ये एडल्ट्स में नहीं होते, आफ्टर बर्थ नहीं होते, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई बहुत ज्यादा सेंसरी इंपल्सेस तो रिसीव करने नहीं होते, इंटरनली होता है जो होता है, तो इसलिए वहां पर यूनिपोलर न्यूरॉन से काम चल जाता है। बाद में धीरे धीरे ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर का एग्जाम्पल याद रखना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। नाउ व्हाट इज बाइपोलर न्यूरॉन? हमें आई और ईयर डिटेल में नहीं पढ़ना, वरना वहां पे आप देखते क्लियरली आई में बाइपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है कि इसमें 2 ही प्रोजेक्शन है, एक जैसे इन्होंने इसको सेंसरी रिसेप्टर कहा है, तो इसको आप मान लो डेंड्राइट, ये एक प्रोजेक्शन है डेंड्राइट। हालांकि देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, इस पे भी माइलिन शीट चढ़ाई है, इस पे भी चढ़ाई है। एक्चुअली ना नर्वस सिस्टम को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो आप तो बस उतनी उतनी चीजें ही पढ़ो जितनी जितनी एनसीईआरटी में पढ़ाई है। तो बाइपोलर का मतलब आप समझ लो कि एक तो वो प्रोजेक्शन होगा जो रिसीव करेगा इंपल्सेस को, और एक वो होगा जो दूर ले जाएगा। जो दूर ले जाएगा वो एक्सॉन, जो रिसीव करेगा वो डेंड्राइट। तो बाइपोलर में एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, अभी अभी बताया मैंने, सेंस ऑर्गन्स में। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन तो भाई हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज में है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है जैसे एग्जांपल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम में। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं सेंस ऑर्गन जैसे रेटिना ऑफ आई। और यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पर ये डायग्राम में एक एडिशनल न्यूरॉन और है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे ही बता देती हूँ। स्यूडो इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें ये जो सेल है इससे एक फाइबर निकल रहा है, दिस इज एक्सॉन, और ये आगे जाकर ना बाइफरकेट हो गया है। इसने 2 एंड्स अपने इधर उधर भेज दिए, एक एंड से सिग्नल्स रिसीव करेगा, एक एंड से सिग्नल्स आगे पहुंचाएगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन जिसमें एक ही प्रोजेक्शन निकला पर उसको दोनों तरह से बिहेव करना था, रिसीव भी करना था, आगे भी पहुंचाना था, तो उसी एक्सॉन के 2 बाइफरकेशंस हो गए। तो ये है तो यूनिपोलर बट फॉल्स अपीयरेंस दे रहा है बाइपोलर की, तो इसलिए इसमें स्यूडो वर्ड लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और इसका आपको कोई एग्जाम्पल ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप इतना सा याद रखो, ये डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। बट अब तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना ही नहीं है आपको, तो ये भी याद रखना जरूरी नहीं है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाती होता कोर्स में तो फिर ये डिटेल में समझाती मैं आपको। तो आप तो बस ये 3 याद रखो, यूनी, बाय एंड मल्टी, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। ये देखो यहाँ पर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में फर्क दिख रहा है। अनमाइलिनेटेड में सिर्फ एक्सॉन है और कुछ भी नहीं है, चारों तरफ कोई माइलिन शीथ नहीं है। अच्छा, आपको पता है माइलिन शीथ की इंपॉर्टेंस क्या है? माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से ना बच्चों, न्यूरॉन बहुत फास्ट कंडक्शन करते हैं इंपल्सेस का। जो मैसेज है ना वो ऐसे चलते चलते नहीं जाता, बल्कि कूद कूद के जाता है। कूद कूद के जाने को कहते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखना कि जो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, दे शो फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। क्यों? ड्यू टू सॉल्टेटरी, इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट या कंडक्शन, जंप करके जाना। जैसे सॉल्टेटरी म्यूटेशन पढ़ते हो क्या जेनेटिक्स में, एकदम से सडन म्यूटेशन हो जाता है, उन्होंने बताया था ह्यूगो डी व्रीज ने, दैट इज सॉल्टेटरी म्यूटेशन। वैसे सॉल्टेटरी वर्ड का मतलब होता है कोई चीज एकदम फटाफट से हो जाए, जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखना इस वाले न्यूरॉन में कि है ना, अभी आप पढ़ोगे जब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यूरॉन की वर्किंग पढ़ाऊंगी कि न्यूरॉन काम कैसे करता है, तो आप पढ़ोगे कि न्यूरॉन में पूरी एक्सोलेमा पे, नॉट ओनली एक्सोलेमा, यहाँ हर जगह मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल गेट्स होते हैं। जब वो चैनल गेट खुलते हैं तो उसकी वजह से आयंस का आवागमन होता है, कुछ अंदर आते हैं कुछ बाहर जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ही मैसेज ट्रैवल करता है। तो जिनमें माइलिन शीथ होती है ना, उनमें ये चैनल गेट सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे होते हैं। देखो ये नोड ऑफ रेनवियर पे प्लस माइनस दिखाया है, प्लस माइनस दिखाया है, ठीक है। तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है डेंड्राइट्स को, तो यहाँ तो पूरा कंटिन्यूअस होगा, बट अब यहाँ पर जो चैनल गेट खुलेंगे बंद होंगे ना, वो सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे ही होंगे। माइलिन शीथ ने बीच बीच में इंसुलेटर की लेयर की तरह कवरिंग कर रखी है, मतलब इस जोन में ना तो चैनल गेट्स होते हैं, ना कोई आयंस को इधर से उधर भेजने की जरूरत है। जैसे ही मैसेज मिला, अंदर ही अंदर से मैसेज पहुंच गया, यहाँ पर
एक्सचेंज हो गया आयंस का, यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, तो हम ऐसा मानते हैं कि इंपल्स जो है वो कूद कूद के चल रही है। दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो बट ऑब्वियस स्पीड क्या होगी, फास्ट। लेकिन अनमाइलिनेटेड वाले में क्या होता है, थ्रू आउट द एक्सॉन हर जगह चैनल गेट होते हैं, हर जगह बिल्कुल पास 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 खूब सारे, सबको बार बार खुलना बंद होना है जिससे आयंस का एक्सचेंज हो, तब जाके ये इंपल्स यहां तक पहुंचेगी। तो बट ऑब्वियस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए नॉन माइलिनेटेड में स्लोअर और माइलिनेटेड में फास्टर कंडक्शन। तो माइलिन शीथ ने क्या किया, माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से नोड ऑफ रेनवियर बने, और नोड ऑफ रेनवियर पे ही क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है मैसेज का, मतलब इंपल्स जानी है, तो इट विल हेल्प इन फास्टर कंडक्शन। ठीक है, ये माइलिन शीथ की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना आप। क्लियर, माइलिन शीथ को इंसुलेटर की लेयर भी बोल देते हैं, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर लेयर, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर इंपल्स को ट्रैवल नहीं करना। जैसे करंट जिस वायर में से नहीं जाता उसको आप इंसुलेटर बोलते हो ना, तो बस उतने से रीजन से इंपल्स को ट्रैवल ही नहीं करना, तो इसलिए उसको आपने इंसुलेटर बोल दिया। ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आ गई क्या चीजें आप लोगों को। देखो अब मैं एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ, बाकी हम आपकी एनसीईआरटी में तो इसके बाद टॉपिक क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, ये जनरेशन एंड कंडक्शन, वो तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज और समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं कि जब भी हम बोलते हैं ना नर्व, कि हमारी बॉडी में अलग अलग नर्व्स हैं सारे ऑर्गन्स के लिए, तो वो नर्व वर्ड का मतलब क्या होता है। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि नर्व का मतलब न्यूरॉन, कि भाई न्यूरॉन है वो जा रही है वही नर्व है, नहीं। नर्व बिल्कुल उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन शो करती है जैसा मसल करती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मसल का मतलब एक मसल सेल नहीं, मसल तो एक ऑर्गन है, एक टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, और हर बंडल के अंदर खूब सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर हैं। बिल्कुल उसी थीम पर याद रखना कि जब हम कहते हैं कि मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही है, तो एक नर्व का मतलब एक न्यूरॉन नहीं बच्चों, एक नर्व का मतलब मेनी बंडल्स ऑफ न्यूरॉन, एक बंडल भी नहीं, मेनी बंडल्स ऑफ न्यूरॉन। यानी ये एक नर्व है, इस नर्व में बहुत सारे बंडल हैं, ये एक बंडल को हमने खींचा, उस बंडल के अंदर जो आपको सिंगल सिंगल दिख रहे हैं वो हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो यानी खूब सारे न्यूरॉन्स ने मिलकर एक बंडल बनाया, ऐसे बहुत सारे बंडल्स ने मिलकर, वही सेम कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स है, जैसे वहां थी सबसे बाहर एपिन्यूरियम, बंडल पे पेरिन्यूरियम, हर न्यूरॉन के चारों तरफ एंडोन्यूरियम, वहां पे माइसियम था, यहाँ पे न्यूरियम कर दो, ठीक है, और ये कहलाती है एक नर्व। तो आप एक छोटा सा अलग से नोट्स में या अपने वो जो भी आपके स्टिकर्स वगैरह होते हैं उसमें चिपका के एक टैग लगा देना अपनी एनसीईआरटी में, एक छोटा सा डायग्राम बना के कि व्हाट इज नर्व। नर्व जो है अगर हम उसका सेक्शन लेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे बंडल्स मिलेंगे, ठीक है ना, ये नर्व बंडल है, और हर बंडल के अंदर आपको जो सेक्शंस दिख रहे हैं वो एक्चुअली एक्सॉन के सेक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, इस एक्सॉन को आप नर्व फाइबर भी बोल सकते हो, जैसे मसल फाइबर बोला था। तो नर्व फाइबर्स के जुड़ने से बनता है नर्व बंडल, बहुत सारे नर्व बंडल्स के जुड़ने से बनती है नर्व। ठीक है क्या, और एक और चीज समझना कि जब हम ऐसा कहते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल कर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मान लो आप ऐसे सोच लो कि यार अभी मैं डॉट बनाती हूँ एक, ये मान लो सेल बॉडी है डेंड्राइट के साथ, ये एक एक्सॉन आ गया, फिर यहाँ बीच में एक और एक्सॉन आ गया, फिर बीच में एक और नर्व बॉडी आ गई। ये ऐसे नहीं अरेंज होते, ऐसे छोटे छोटे हॉरिजॉन्टली अरेंज, मतलब एक के बाद एक चेन नहीं बनानी न्यूरॉन्स को, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसा होता है बच्चों, अगर स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही है तो इस नर्व के सारे साइटोन जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड में ही है, और ये लंबा सा उनका एक्सॉन आ रहा है जो आगे तक जाएगा। यानी ये एक नर्व में आपको खूब सारे एक्सॉन दिख रहे हैं जो पैरेलल अरेंज्ड हैं, और इन सबके साइटोन कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सीएनएस में। पीएनएस में जो नर्व्स हैं उनके साइटोन कहाँ बैठे हुए हैं, सीएनएस में। जरूरी नहीं है, हालांकि मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, देखो इसको तुम ऐसे समझो, एक डायग्राम है जो तुम बना के रख लेना जिससे तुम्हें फायदा रहेगा आगे भी। मान लो ये हमारा सीएनएस है और ये हमारा पीएनएस है, सीएनएस से दोनों तरफ पीएनएस में ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, मान लो ब्रेन वाले पार्ट में कोई न्यूरॉन है, अब छोटे छोटे न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं ऐसे आपस में जुड़े हुए, ठीक है, बट ज्यादातर टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स के साइटोन बना रही हुई है, डॉट का मतलब साइटोन, डेंड्राइट और साइटोन दोनों बना दिए मैंने। अब इनके है ना एक्सॉन्स निकल रहे हैं, बहुत पास पास अरेंज है, हर न्यूरॉन का एक्सॉन पास पास अरेंज है। फिर एक और, तो ऐसे यहाँ पे खूब सारे 100, 200, 1000 साइटोन का एक बंच हो गया, और उन बंच के एक्सॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, हो सकता है ब्रेन के किसी रीजन में एंड हो जाए या हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड तक जाए। मान लो स्पाइनल कॉर्ड तक आ गई है, ये इन सबके एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड्स में फिर से बहुत सारे साइटोन है। इन जनरली हमारे जो स्केलेटल ऑर्गन्स हैं उन सब में स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस जाती हैं, नर्व्स जाती हैं। ठीक है, तो इनसे ये इनके एक्सॉन निकल रहे, ये रहे, समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं हम डॉट, वो तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूं। अब ये जो एक्सॉन जा रहा है ना, ये एक्सॉन सीधा ऑर्गन में आके एंड नहीं हुआ अभी, बल्कि ऑर्गन तो अभी आप यूं मानो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये है ऑर्गन, अभी ये यहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, ये तो बाहर निकल ही गए, अब यहां पर एक और बार फिर से खूब सारे साइटोन का बंच होता है और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो फाइनली ऑर्गन्स तक जाती हैं। बार बार नहीं करना हमको, छोटे छोटे न्यूरॉन नहीं बनाने, लंबे लंबे हैं। पहले उनके साइटोन थे सीएनएस में, पीएनएस में एक जगह आकर एंड हो गए, फिर वहां पे एक बार और साइटोन्स का बंच है और उनके एक्सॉन निकलकर सीधे ऑर्गन्स में इनर्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें नर्व क्या है, अब समझ रहे हो तुम? नर्व क्या है? ये जो बहुत सारे नर्व फाइबर्स का बंडल है, एक बंडल मान लो तुम, फिर ऐसे बहुत सारे बंडल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अ नर्व। इसको तो आप क्या कहते हो? नर्व। तो नर्व का मतलब एक न्यूरॉन नहीं, नर्व का मतलब मेनी बंडल ऑफ न्यूरॉन। सही है क्या ये बात? और ये भी एक नर्व है। ठीक है, ये भी क्या है? एक नर्व हो गई। तो पीएनएस में जो भी नर्व फाइबर के बंडल्स जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं नर्व। अगर सेम ऐसा बंडल सीएनएस में है ना बच्चों, तो उसको नर्व नहीं कहते, उसको कह देते हैं ट्रैक। उसको क्या कह देते हैं? ट्रैक। ओके, ये जितने भी न्यूरॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं, नर्व दिख रही है, इन सबके नर्व के साइटोन कहाँ बैठे हैं? या तो यहाँ बैठे हैं पीएनएस में ही, या फिर इनके साइटोन यहाँ बैठे हैं सीएनएस में। ओके, तो अब इन साइटोन्स के लिए भी टर्म यूज की जाती है। क्या टर्म यूज की जाती है? देखना कि अगर इन साइटोन का बंच पीएनएस में है तो इसको कहते हैं गैंग्लियन। समझ में आया व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन इज अ बंच ऑफ मेनी साइटोन्स, जिन सब के नर्व फाइबर एक नर्व के थ्रू आगे जा रहे हैं। तो गैंग्लियन वर्ड हमेशा पीएनएस में यूज होता है, क्योंकि गैंग्लियन किसको कहते हैं? बंच ऑफ साइटोन इन द पीएनएस। अगर ऐसा ही बंच ऑफ साइटोन सीएनएस में भी है, ये रहा, यहां है, तो इसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियाई। वैसे न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है, बट इसको सीएनएस में न्यूक्लियाई ही वर्ड ही यूज किया जाता है। हो सकता है बहुत सारे साइटोन है, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस ही तो होते हैं अल्टीमेटली, उसके रेफरेंस में टर्म दे दियो। तो आप बात समझे, यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म समझाई है। कौन सी 4 टर्म समझाई है? कि अगर हम सीएनएस और पीएनएस में देखें तो जो भी साइटोन का बंच है, पहली बात तो एक न्यूरॉन कभी अकेला नहीं होता, हमेशा बहुत सारे न्यूरॉन कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, है ना? तो जिस जगह पर उनके साइटोन कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं उसको तो क्या कहते हैं? सीएनएस में कहते हैं न्यूक्लियाई और पीएनएस में कहते हैं गैंग्लियन। और इन साइटोन्स के जो एक्सॉन हैं, एक्सॉन यानी जो इनके नर्व फाइबर्स हैं, उनके बंडल्स को क्या कहते हैं? सीएनएस में कहते हैं ट्रैक और पीएनएस में कहते हैं नर्व। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? तो कहीं भी अब इस चैप्टर में कहीं अलग से समझाया नहीं है ये सब कुछ, बट ये टर्म्स बीच बीच में आ जाती हैं, कहीं न्यूक्लियाई, कहीं गैंग्लियन, कहीं नर्व, कहीं ट्रैक। तो हमें जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो यहीं पर न्यूरॉन के साथ ही आप इस चीज को समझ लो, लिखकर एनसीईआरटी में चिपका दो। ठीक है, क्लियर? ये छोटा छोटा सा एक समझने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम भी आप बना सकते हो। ओके, तो नर्व और न्यूरॉन में फर्क समझ में आ गया ना? व्हाट इज नर्व? नर्व इज अ बंडल, एक बंडल नहीं, मेनी बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, while न्यूरॉन इज अ सिंगल सेल, जिसमें साइटोन भी आ गया, डेंड्राइट भी आ गया और उसका एक्सॉन भी आ गया। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को यहां पर भी बताया गया है कि गैंग्लियन, नर्व, न्यूक्लियस और ट्रैक क्या होता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई। ओके, क्लियर? तो बस ये हम आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम
कॉम्प्लिकेटेड भी है समझना, बहुत एनर्जी भी खाता है हमारी, थोड़ा बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है। न्यूरोलॉजी भाई एमबीबीएस के बाद टॉप मोस्ट ब्रांच होती है, जिसको जो पीजी में टॉप करते हैं, कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी फटाफट भर जाती है टॉप रैंक्स में, है ना। तो इसको समझना कॉम्प्लेक्स है, बट जितना एनसीईआरटी में दिया है थोड़ा थोड़ा डिटेल में जा जाके हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा आज के आज ही पढ़ोगे, अपनी लैंग्वेज में एक बार रफली नोट्स बना के देखोगे रैंडमली, मतलब कि हमें सब कुछ समझ आया या नहीं आया, और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन्स का वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि न्यूरॉन से जब हम कहते हैं कि मैसेज जा रहा है तो वो मैसेज एक्चुअली है क्या। ये कोई ऐसे तो है नहीं कि हम कह दें कि एक है ना नाले में से पानी बह रहा है, तो पानी तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हमें दिखता है भाई बह रहा है। ये कैसा होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि एक वायर में से करंट जा रहा है, तो करंट भी कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना, आप बोलते हो इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वैसे ही जब हम कहते हैं कि हमारे नर्व से मैसेज जा रहा है, तो मैसेज जाने का मतलब सिंपली ये होता है कि न्यूरॉन में कुछ पोलैरिटी चेंज होती है। जैसे नॉर्मली अगर न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, बस उसी को आप कह देते हो कि मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।